इस वीडियो में हम C++ का आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो इंडिया के जितने भी कंप्यूटर साइंस के एग्जाम्स होते हैं सब में इक्वली इंपॉर्टेंट है। और चाहे बीपीएससी टीआरई हो, बीटीएससी लैब असिस्टेंट हो, एनबीएस हो, केबीएस हो, जिसमें भी C++ पूछा जाता है उसके लिए ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखते जाओ, एक ही क्वेश्चंस को मैं काफी बारीकी से एकदम ड्राई रन करके बताता हूँ, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, What will be the output of the following C++ कोड। हमारे पास एक C++ का कोड दिया गया है, हमें बताना है इसका आउटपुट क्या होगा। तो देखो हमारे पास इंट x एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का जिसका वैल्यू 5 असाइन किया गया है। हमें बताना है x प्लस प्लस और प्लस प्लस x का वैल्यू क्या होगा। तो आपको पता है कि जो हमारे पास प्लस प्लस ऑपरेटर है वो दो टाइप का होता है, एक होता है प्री इंक्रीमेंट और एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री मतलब पहले, जो प्री इंक्रीमेंट होता है, प्री मतलब क्या होता है पहले, पोस्ट मतलब क्या होता है, पोस्ट मतलब होता है बाद में। मतलब जो ऑपरेटर होगा वो पहले होगा, जो ऑपरेटर होगा वो पहले होगा, प्लस इसके वैल्यू को हम पहले ही इंक्रीज करके यूज कर लेंगे। प्री मतलब पहले वैल्यू को इंक्रीज करेंगे फिर यूज करेंगे। पोस्ट मतलब क्या होता है, पोस्ट मतलब बाद में, पहले वैल्यू को यूज कर लेंगे बाद में बढ़ाएंगे, पहले वैल्यू को जो पहले से वैल्यू है उसको यूज करेंगे बाद में बढ़ाएंगे। तो यहाँ देखो जो हमारे पास वेरिएबल है उसके बाद प्लस प्लस है, मतलब पोस्ट, ये पोस्ट ऑपरेटर है। पोस्ट प्लस पहले है, प्लस प्लस पहले है, मतलब प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट। तो अब देखो x का वैल्यू क्या है 5, हमने क्या बोला है अगर x प्लस प्लस है मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब बाद में, वैल्यू को पहले यूज कर लेंगे बाद में बढ़ाएंगे। तो वैल्यू को पहले हमने यूज कर लिया, वैल्यू क्या है 5, तो 5 को हमने यूज कर लिया, प्रिंट कर लिया, बाद में इसको बढ़ाएंगे तो बाद में बढ़ा दिया तो कितना हो गया, अब 6 हो गया। कितना हो गया 6 हो गया। लेकिन 6 अब फिर से प्लस प्लस x है, मतलब प्लस प्लस पहले रहता है तो क्या करते हैं पहले वैल्यू को बढ़ा देते हैं। तो यहां से बढ़ के हमारा वैल्यू 6 हो गया है और फिर इसको पहले हम बढ़ा देंगे तब यूज करेंगे। तो 6 + 1 मतलब क्या हो जाएगा 7। तो इस केस में जो आंसर है हमें 5 और 7 देखने को मिलेगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को फिर से पीछे कीजिए, शुरू से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस इफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड इन C एंड C++। अगर इस प्रोग्राम को हम C लैंग्वेज और C++ दोनों में एग्जीक्यूट करते हैं तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा क्या देखने को मिलेगा। अच्छा, तो हमारे पास एक मेन फंक्शन है, उसके अंदर हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन है फंक और फिर फंक एक आर्गुमेंट के साथ 2। अब मैं देख रहा हूं कि जो हमारा फंक है, जो फंक्शन है, जैसे यहाँ आएगा हमारा कंट्रोल ट्रांसफर होगा, जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो इसका कंट्रोल ट्रांसफर होगा कहाँ, यहाँ जो वॉइड फंक है यहाँ। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, और यहाँ भी वाइड मतलब नल। अगर वाइड कहीं भी देखने को मिलता है मतलब नो आर्गुमेंट, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर वाइड कहीं भी देखने को मिल रहा है मतलब कोई भी आर्गुमेंट्स नहीं है। तो यहाँ कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, यहाँ कोई भी पैरामीटर पास नहीं हो रहा है, यहाँ कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, मतलब इस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, यही फंक्शन ए है, इसी का यहाँ कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा है। तो उस केस में जो सी लैंग्वेज है उसमें हेलो हमारा प्रिंट हो जाएगा, उसमें हेलो हमारा क्या हो जाएगा प्रिंट, मतलब सी में चल रहा है, ठीक है, सी में हमारा चल गया, सही है। यहाँ भी कोई आर्गुमेंट नहीं है, यहाँ भी कोई नहीं है, मतलब फंक्शन हमारा चल रहा है। फिर फंक 2, यहाँ एक हमने आर्गुमेंट डाल दिया है, एक पैरामीटर डाल दिया है, और फिर फंक्शन को जैसे हमने कॉल किया तो फंक हमारा फंक्शन कॉल होगा, और जैसे कॉल होगा तो यहाँ हमारा वाइड है, वाइड मतलब कोई भी आर्गुमेंट नहीं, और यहाँ 2 का मतलब क्या है एक पैरामीटर जा रहा है, मतलब एक आर्गुमेंट यहाँ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या आ जाएगा, इस केस में एरर आ जाएगा, क्या आ जाएगा एरर। मतलब सी में ए लैंग्वेज तो चलेगा, मतलब क्या हुआ कि जो सी है उसमें एक बार के लिए चल सकता है, लेकिन अगर मैं दोनों को सी और C++ में करूं तो फिर भी सी में भी गलत कर देगा, और अगर मैं इसका जो क्या बोलते हैं उसको हेडर फाइल्स को अगर मैं C++ में लिखूं और ऐसा लिखूं फिर भी एरर हमारा थ्रो कर देगा।
क्योंकि पहले इसी प्रोग्राम को हमें सी में करना है और इसी सेम टू सेम प्रोग्राम को हमें सी प्लस प्लस में करना है। तो दोनों में अगर मैं कोई भी पैरामीटर पास कर रहा हूं, वो चाहे सी हो चाहे सी प्लस प्लस, अगर मैं पैरामीटर पास कर रहा हूं तो यहाँ हमारे पास वॉइड नहीं हो सकता है। इस केस में दोनों में हमारा एरर थ्रो कर देगा। अगर सिर्फ इतना रहेगा तो ए तो सी में चल जाएगा, सी प्लस प्लस में भी चल जाएगा, लेकिन ए हमारा दोनों में से किसी में नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ एक हमारे पास आर्गुमेंट है और यहाँ कोई भी हमारे पास आर्गुमेंट नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? सी। नेक्स्ट, इसका आउटपुट क्या होगा? हमारे पास काफी सारे हेडर्स फाइल्स हैं तो इसको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड इंट मेन एक स्ट्रिंग दिया गया है, स्पेसेस इन टेक्स्ट। हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसका वैल्यू क्या है? स्पेसेज इन टेक्स्ट। हमें क्या करना है? एस डॉट इरेज, इरेज फंक्शन को हमने कॉल किया है, फिर उसमें रिमूव हमने किया क्या? एस डॉट बिगिन, एस डॉट एंड और कॉमा क्या रिमूव करना है हमें? जो एम्प्टी स्पेस है उसको, और एस डॉट एंड क्या है? इस इरेज फंक्शन का हमारे पास इटरेटर है, और फिर एस को प्रिंट करना है। तो हमने काफी ध्यान से यहाँ देखने के बाद पता चला है कि जो रिमूव फंक्शन है वो एस बिगिन मतलब शुरू से लेके अंत तक चलो, शुरू से लेके अंत तक चलो, और क्या रिमूव करो भाई? जो यहाँ स्पेस है, देखो इसका मतलब क्या हुआ? एम्प्टी स्पेस, जो हमारे पास स्पेस है उसको रिमूव करो। क्या हो जाएगा रिमूव करेगा तो? क्या इसमें स्पेस रह जाएगा? नहीं। क्या सिर्फ स्पेसेस प्रिंट हो जाएगा? नहीं, स्पेसेस इन टेक्स्ट हमारा ए प्रिंट होगा। What happens if the following program is executed in C and C++? अगर इस प्रोग्राम को हम C लैंग्वेज और C++ दोनों में एग्जीक्यूट करते हैं तो आउटपुट क्या होगा? हमारे पास int new इज इक्वल टू 5 और हमारा पास %d new को प्रिंट करते हैं, और जैसे मैं new को प्रिंट करूंगा तो आपको पता है कि जो new है, new यह C++ का एक कीवर्ड है, कीवर्ड जो मेमोरी आसान करने में हेल्प करता है। C++ का कीवर्ड है, तो क्या सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन इन C++ हो जाएगा? नहीं। क्या जो कीवर्ड है उसका नाम उसी को एज ए वेरिएबल आप रख सकते हो? नहीं रख सकते हो। क्या दोनों में एरर आ जाएगा? सी में भी। तो सी के लिए जो न्यू है वो कीवर्ड नहीं है, लेकिन C++ के लिए वो कीवर्ड है। तो उस केस में क्या हो जाएगा? एरर इन C++ लेकिन सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन इन सी। जिसका कीवर्ड है उसमें एरर थ्रो कर देगा, और बाकी जो सी लैंग्वेज है उसमें क्या करेगा? एरर थ्रो नहीं करेगा। नेक्स्ट, इस C++ कोड का आउटपुट क्या होगा? तो देखो, जैसे हमारे पास इंट a इज इक्वल टू 10 दिया है, b इज इक्वल टू 20 दिया है, हमें क्या करना है? टेरनरी ऑपरेटर का यूज करना है, उसका आंसर बताना है। तो क्या मैं a का वैल्यू देख रहा हूं यहाँ 10, b का वैल्यू 20, क्या जो a है मतलब 10 वो 20 से ग्रेटर है? क्या जो a है जिसका वैल्यू 10 है, क्या वो 20 से ग्रेटर है? नहीं है, तो फॉल्स हो जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू हो रहा है, अगर ट्रू हो रहा है तो a प्रिंट होगा, अगर फॉल्स हो रहा है तो b प्रिंट होगा। तो क्या जो 10 है 20 से बड़ा है? कंडीशन रॉन्ग है, कंडीशन रॉन्ग है मतलब b प्रिंट होगा। तो इस केस में b का वैल्यू कितना हमारा है? 20, तो पहले 20 प्रिंट होगा, ये गलत। फिर देखो a लेस देन b, a का वैल्यू कितना है? 10, इसका 20, क्या जो 20 है वो ग्रेटर देन है 10 से? क्या जो 10 है लेस देन है 20? बिल्कुल सही, मतलब कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो ए एग्जीक्यूट होगा। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास? 10, मतलब 20 और 10, 20 गलत, 20 और 10, इस केस में ए हमें आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग C++ कोड विल गिव एरर ऑन कंपाइलेशन? जब इसको हम कंपाइल करेंगे तो एरर कौन सा कोड देगा? अच्छा, मैं देख रहा हूं कि जो हमारे पास कुछ हेडर फाइल है, नेम स्पेस है, फिर इंट मेन, इंट आर्गुमेंट, इंट कांस्टेंट, और फिर सी आउट हेलो वर्ल्ड। इसमें कुछ एरर मुझे देखने को नहीं मिल रहा है, ये हमारा क्या करेगा? कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, कंपाइल होगा, कंपाइल सक्सेसफुली। फिर हमारे पास इंट आर्ग, इंट कांस्टेंट, और इसमें हमने क्या दिया है? देखो यहाँ हमने नेम स्पेस यूज किया है, नेम स्पेस स्टैंडर्ड को यूज किया है, तो मैं डायरेक्ट सी आउट लिख सकता हूँ। यहाँ हमने नेम स्पेस को यूज नहीं किया है, तो फिर हमें स्टैंडर्ड जो चीजें हैं, जो नेम स्पेस स्टैंडर्ड, उसको हर एक सी आउट के साथ इंपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ इंपोर्ट किया गया है, मतलब ये भी हमारा सही है। तो
हमारा क्या हो जाएगा, कौन एरर देगा, तो हमारे पास कोई भी एरर नहीं दे रहा है, तो नाइदर कोड 1 और नाइदर कोड 2, कोई भी एरर नहीं देगा। इसमें जो C++ का कोड है उसका वैल्यू क्या है, एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी सारे लोग इसका आंसर गलती करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। हमारे पास क्या दिया है, इंट p एक वेरिएबल दिया है, p इंट p वेरिएबल दिया है, bool a इक्वल टू ट्रू, bool b इक्वल टू फॉल्स, मतलब इसका वैल्यू 1 दिया है, इसका 0 दिया है, x का वैल्यू 10 दिया है, y का वैल्यू 5 दिया है। अब हमें क्या करना है, x और y का बिटवाइज एंड करना है, बिटवाइज एंड प्लस a प्लस बी करना है। अब देखो, तो पहले अगर मैं x का वैल्यू लिखूं तो कितना है, x का वैल्यू 10 है, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 5 है, लेकिन बिटवाइज एंड करना है, मतलब पहले इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं 10 को बाइनरी में लिखूं तो क्या होता है, 1 2 4 8, 10 को कैसे लिखूंगा, 8 2 10, मतलब 1 1 0 0, तो कैसे लिखूंगा 1 0 1 0। वैसे ही 5 को अगर मैं बाइनरी में लिखूंगा, 5 को तो क्या हो जाएगा, 4 1 5, मतलब 1 1 0 0, मतलब 0 1 0 1, 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। बिटवाइज अब हमें क्या करना है, बिटवाइज और करना है, बिटवाइज और करूंगा तो क्या हो जाएगा, मतलब एक भी अगर 1 है, पहले मैं बिटवाइज एंड बोला हूं, क्या बिटवाइज और होगा, इसको क्या बोलते हैं, सिंगल पाइपलाइन को बिटवाइज और, अगर डबल पाइपलाइन रहेगा तो लॉजिकल और, ओके। तो बिटवाइज और में क्या होगा कि अगर दोनों दोनों ट्रू है, मतलब दोनों 1 है तो 1, एक भी 1 है तो 1, दोनों 0 है तो 0, तो एक भी 1 है मतलब 1, एक भी 1 है 1, एक 1 है 1, एक 1 है 1, इसका वैल्यू a आ गया। जो अब मैं क्या करूंगा, अगर मैंने x पाइपलाइन y का वैल्यू निकाला है तो इतना आ गया, इतना, लेकिन इसको मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखना है, हमें इसको डेसिमल में लिखना है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जैसे 1 2 4 8, तो 8 4 12 2 14 1 15, तो x प्लस वाई जो है, x प्लस वाई बोल रहा हूँ, x पाइपलाइन y, इसका वैल्यू 15 हो जाएगा, 15 प्लस अब a प्लस b, तो 15 यहाँ 15 रहेगा, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू 1 है, और b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू फॉल्स है, मतलब 0। अब इसको ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, 15 1 16, तो इस केस में जो आंसर हमें 16 देखने को मिलेगा। आसान नहीं था इस क्वेश्चन को करना, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को करेंगे तो काफी आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग C++ फंक्शन, हमारे पास C++ का एक फंक्शन दिया गया है, जिसका आउटपुट क्या होगा। देखो क्या होता है कि हमारे पास एक रजिस्टर वेरिएबल दिया है, रजिस्टर इंट i इक्वल टू 1, और एक पॉइंटर बनाया गया है ptr, जिसमें जो रजिस्टर का एड्रेस है उसको असाइन किया गया है। अब मैं सी आउट कर रहा हूँ ptr, तो इसका आंसर क्या देखने को मिलेगा, इसका आंसर हमारा कंपाइल टाइम एरर आ सकता है। क्यों, क्योंकि जो रजिस्टर वेरिएबल का एड्रेस है %i, यह लेना C++ में अलाउड नहीं है। अगर सिर्फ ऐसे रहेगा, अगर इंट i इक्वल टू 1 रहेगा और फिर आपने इस स्टेटमेंट को लिखा है तो बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे आपने यहाँ रजिस्टर लिख दिया है तो रजिस्टर के एड्रेस को लेना अलाउ नहीं है, क्योंकि कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि रजिस्टर तो खुद एक मेमोरी लोकेशन है, तो इसके वेरिएबल कहाँ स्टोर होंगे, तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा। अगर इंट i इज इक्वल टू 1 रहेगा, फिर अगर आप उसके एड्रेस को ले रहे हो तो एक बार के लिए सही है, लेकिन अगर आप रजिस्टर लिख रहे हो तो फिर आप उसका एड्रेस नहीं ले सकते हो। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग C++ कोड, हमारे पास क्या दिया गया, इंट सी इन, इंट क्या है हमारे पास, सी इन है, और सी इन जो सी इन है आपको पता है कि C++ का ये भी हमारे पास एक कीवर्ड है, जिससे हम यूजर का इनपुट लेते हैं, सी इन फिर सी आउट, तो फिर आप इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते हो, ये हमारे पास एरर थ्रो कर देगा, क्या कर देगा, एरर थ्रो कर देगा। फिर से हमें एक कोड का आउटपुट बताना है, हमारे पास लिखा गया है, हमारे पास कुछ हेडर फाइल्स इंपोर्टेड है, नेम स्पेस भी इंपोर्टेड है, एक मेन फंक्शन है जिसमें इंट आर्गुमेंट सी और कैरेक्टर कंस्टेंट आर्गुमेंट भी, फिर कंस्टेंट कैरेक्टर
एक क्वांटिटी टाइप का है ए, जिसमें हेलो, नल वैल्यू और वर्ल्ड लिखा गया है, तो हमें ए को प्रिंट करना है। तो आपको सी प्लस प्लस में पता होगा, सी प्लस प्लस में, कि जैसे आप बैकवर्ड स्लैश और जीरो लिखते हो तो ये नल कैरेक्टर को दिखाता है, और इसका मतलब होता है एंड ऑफ स्ट्रिंग। एंड ऑफ स्ट्रिंग, जैसे आपने नल कैरेक्टर को लिखा, उसके बाद की सारी चीजें हवा में चल जाएंगी, उसके बाद कोई भी चीजें प्रिंट नहीं होगी। जैसे हेलो, नल कैरेक्टर आपने वर्ड लिख दिया है, तो उसके बाद कुछ भी लिखा है, जैसे आपने नल जो कैरेक्टर है इसके बाद कुछ भी लिखा है, वो सारा का सारा स्किपेबल है, स्किप उसको कर दिया जाएगा, उसको प्रिंट नहीं किया जाएगा। तो इस केस में सिर्फ हमारा, इसको लिखने से पहले सिर्फ हमने हेलो लिखा था, तो हेलो इस केस में आंसर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, सी स्टाइल स्ट्रिंग जी/0 पे टर्मिनेट हो जाती है, इसलिए केवल हेलो प्रिंट होता है। नेक्स्ट, और गाइस यार, अगर आप पीसी टीआरई 4.0 की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आप हमारे कोर्स से ऐड हो सकते हैं, जिसमें इतने सारे फीचर्स के साथ एक कोर्स आपको सिर्फ 597 में मिल रहा है। इसमें आपको जीके जीएस का भी वीडियो और 3000 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप हमारा ऐप से या फिर वेबसाइट से जाकर इनरोल कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। और कोई भी डाउट आएगा, कोई भी पढ़ते वक्त, तो आपको सिंपली इस नंबर पे हमें मैसेज करना है। एक एक क्वेश्चंस को, एक एक कॉन्सेप्ट्स को हमने काफी बारीकी से समझाया है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ देते हैं तो फिर आपको मजा आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग C++ कोड। हमारे पास C++ का कोड दिया गया है, उसका आउटपुट क्या होगा। तो देखो, हमारे पास एक कैरेक्टर दिया गया है C, जिसमें 74 वैल्यू को असाइन किया गया है, और फिर सी आउट सी किया गया है, तो इसका हमें वैल्यू क्या देखने को मिलेगा। तो चूंकि एक कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर में हमें आउटपुट देखने को मिलेगा। तो आपको पता है कि जो कैपिटल ए है उसका वैल्यू होता है 65। कौन सा वैल्यू सर? स्काई वैल्यू, स्काई, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कभी कभी डायरेक्ट स्काई का फुल फॉर्म पूछा जाता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो जो कैपिटल ए होता है उसका वैल्यू होता है 65, कैपिटल ए का। तो हमारे पास क्या है? 74 है। तो आप इसको आगे बढ़ाते जाओ, 74 और ये 65, मतलब इसमें कितना ऐड करोगे? 9, 9 ऐड करोगे, और ए में 9 ऐड करोगे, कितना आ जाएगा? 10। और 10 का वैल्यू क्या होता है हमारे पास? आई थिंक जे, मैं देख लेता हूँ। 65, 66, 67, यहाँ लिखता हूँ जैसे ए बी सी, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74। ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे इसका आंसर मैंने पहले बोला था, जे इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा। और देखो, जो स्मॉल ए होता है उसका होता है 97, स्मॉल बी उसका होता है 98, ऐसे ही जाता है 122 तक। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट एग्जाम में इसका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कितना होता है इसका वैल्यू? 65 आई जे, तो इसका कितना होता है? आई का 73 होता है। राइट। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग C++ प्रोग्राम। जैसे हमारे पास सेट प्रिसिशन एक फंक्शन दिया गया है 17, और डबल एक वेरिएबल दिया गया है 0.1। मतलब इसका जो प्रिसिशन है, मतलब डेसिमल के बाद हमें 17 कैरेक्टर रखना है। डेसिमल के बाद हमें 17 कैरेक्टर रखना है, डायरेक्ट यही क्वेश्चन है। तो देखो, डेसिमल के बाद यहाँ 17 नहीं है, यहाँ 17 नहीं है, 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मतलब ये नंबर हमारा आंसर देखने को मिलेगा। व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर एक्सेसिंग अ स्टैटिक मेंबर ऑफ ए क्लास इन C++। स्टैटिक मेंबर, तो देखो, जो स्टैटिक मेंबर होता है, स्टैटिक मेंबर उसको आप कैसे करते हो? जो स्टैटिक मेंबर होता है उसको आप कैसे करते हो? तो जो डॉट होता है, जो हमारे पास डॉट होता है, डॉट, अगर मैं डॉट की बात करूं, डॉट, तो इसको आप ऑब्जेक्ट करते हो,
ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप डॉट का यूज करके क्लास के किसी वेरिएबल को यूज कर लेते हो। तो अगर हमारे पास ए और एरो है, इसका यूज होता है पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट, पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट के लिए इसका यूज होता है। तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर वापस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो डॉट होता है वो होता है किसके लिए, जो डॉट होता है किसके लिए होता है, वो होता है ऑब्जेक्ट रेफरेंस के लिए। जैसे मैंने क्लास का बताया था, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेके आप क्लास के किसी मेथड को कॉल करते हो, ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ऐसा कुछ होता नहीं है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए स्कोप, रेजोल्यूशन ऑपरेटर और वैल्यू, इसके हेल्प से आप स्टैटिक वेरिएबल के जो वैल्यू होता है उसको एक्सेस करते हो। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड। हमारे पास इंट ए इज इक्वल टू 5 दिया है, ए फ्लोट वेरिएबल दिया है बी, और साइज ऑफ जो फंक्शन है उसके अंदर हम प्लस प्लस ए कर रहे हैं। तो प्लस प्लस हम ए करें, प्लस प्लस ए करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखो प्लस प्लस हम करेंगे, ए इक्वल टू 5 दिया है, ए इक्वल टू 5 दिया है, प्लस प्लस ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। लेकिन एक चीज हमें समझना है कि जो साइज ऑफ ऑपरेटर होता है, साइज ऑफ, उसके अंदर आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो। अगर साइज ऑफ जो हमारे पास फंक्शन है, ऑपरेटर है, उसके अंदर आप जो नॉर्मल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है उसको उसके मेन फंक्शन की तरह यूज नहीं कर सकते हो। मतलब इसमें आप प्लस प्लस ए है तो 6 आप इसको नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। आप इसका साइज बताओगे तो इंट का साइज आमतौर पर कितना होता है, इंट का साइज आमतौर पर कितना होता है, जो इंट है इसका साइज आमतौर पर कितना होता है, 4 होता है, 4। इसका इंट का साइज 4 होता है, इनका साइज कितना होता है हमारे पास, 4। इनका साइज कितना होता है हमारे पास, 4 होता है। इनका साइज क्या होता है हमारे पास, 4 होता है। लेकिन यहाँ प्लस प्लस बी है, प्लस प्लस बी, प्लस प्लस बी दिया है तो बी हमारा फ्लोट है। तो अगर मैं इंट प्लस फ्लोट करूं तो कितना आ जाएगा, इम्प्लिसिटली ये हो जाएगा फ्लोट में ही, हमारा फ्लोट में हो जाएगा। तो साइज ऑफ जो ऑपरेटर है उसके अंदर इवेल्युएशन नहीं हो सकता है, और नहीं होगा तो उस केस में जो हमारा फ्लोट का साइज है, और फ्लोट का भी स्टैंडर्ड साइज हमारा कंपाइलर बेस्ड अलग कंपाइलर में अलग हो सकता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है हालांकि सब में एक ही होगा, वो होता है 4। तो साइज ऑफ जो है वो हमारा 4 रिटर्न कर देगा। और ए का जो वैल्यू है, ए का वैल्यू हम कहीं चेंज नहीं किए हैं, तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, 5। मतलब 4 5 हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, तो हम इम्प्लिसिटली कैसे देख सकते हैं कि अगर बुल है तो अपने आप कैर में हो सकता है, कैर अपने आप इंट में हो सकता है, इंट फ्लोट में हो सकता है, फ्लोट डबल में हो सकता है, और डबल लॉन्ग डबल में हो सकता है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड। सी प्लस प्लस कोड का हमारे पास आउटपुट क्या देखने को मिलेगा। अब देखो, जैसे इंट ए इज इक्वल टू हमारे पास 5 दिया है, और एक दिया है ऑटो चेक इज इक्वल टू ये। अब इसका मतलब बहुत सारे लोग को समझ में आएगा नहीं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कैप्चर वाई वैल्यू, कैप्चर वाई जो केवल रीड ओनली होता है, केवल इसको पढ़ सकते हैं रीड ओनली, मान लो कांस्टेंट जैसा होता है, केवल आप इसको देख सकते हो, आप इसको वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो। अच्छा, तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ कॉपी वैल्यू चेंज होता है, उसका रेफरेंस नहीं। कॉपी जो वैल्यू है वो चेंज होता है, चेंज होता है, जो ओरिजिनल वैल्यू है वो चेंज नहीं होता है, ओरिजिनल वैल्यू इसका चेंज नहीं होता है, नो चेंज। क्या समझना है कि जो ये हमारे पास ऑपरेटर है इसको बोलते हैं कैप्चर बाय वैल्यू, मतलब वैल्यू से हमारा कैप्चर करो, ना कि ओरिजिनल वैल्यू तुम्हें चेंज करने की जरूरत है। तो इंट ए इक्वल टू हमने क्या दे दिया है, 5 दे दिया है, और फिर ए इक्वल टू हम 10 को असाइन कर रहे हैं, मतलब इसमें वैल्यू जो ओरिजिनल है वो चेंज नहीं हो सकता है। ओरिजिनल वैल्यू 5 था तो हमने यहाँ 10 लिख दिया है, ओरिजिनल वैल्यू यहाँ 5 था, हमने यहाँ 10 लिखने की कोशिश किया है इसके अंदर, तो ये नहीं हो पाएगा। और इस केस में हमारा एरर थ्रो कर देगा, और एरर जैसे थ्रो करेगा तो हमें यहाँ एरर देखने को मिलेगा, ना कि ये सारे ऑप्शन क्या होता है, एरर। नेक्स्ट,
कैप्चर बाई वैल्यू, कैप्चर वेरिएबल रीड ओनली होता है, बिना म्यूटेबल के एज इक्वल टू रिटर्न करने पर कंपाइलर एरर हो जाएगा, डायरेक्ट हम इसको नहीं कर सकते। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड। ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है। काफी सारे बच्चे एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर गलती कर देते हैं। हमारे पास इंट नंबर दिया है 30 और इस नंबर का मैं एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, इसका रेफरेंस स्क्वायर जो फंक्शन है उसके अंदर इसका रेफरेंस में डाल रहा हूँ, तो 30 तो 30 यहाँ आएगा, उसका रेफरेंस यहाँ आएगा 30 और यहाँ 30, और उसी एक्स में क्या करना है, एक्स कितना आ रहा है 30 आ रहा है, उसके एड्रेस पे मल्टीप्लाई माइनस माइनस वाई, मतलब एक बार उसको एक वैल्यू से घटा दो, माइनस माइनस पहले है मतलब पहले वैल्यू को घटाओगे फिर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 29, तो कितना हो जाएगा 27 मतलब 870, तो सी नंबर हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड। हमारे पास एक स्टैंडर्ड स्ट्रिंग की हेल्प से लिखा गया है str, हालांकि यहाँ नेम स्पेस यूज किया है तो इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि यहाँ एरर नहीं दिया है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। एक स्ट्रिंग दिया गया है, रोजगार लॉजिक, लास्ट में डॉट, स्ट्रिंग डॉट बैक एक्सक्लामेशन चिन्ह, स्ट्रिंग डॉट बैक एक्सक्लामेशन चिन्ह, मतलब लास्ट में एक्सक्लामेशन चिन्ह ऐड कर दो, तो स्टैंडर्ड सी आउट फिर स्ट्रिंग को प्रिंट करो। ये क्वेश्चन होता है, काफी सारे लोग इसका आंसर गलती कर देंगे। देखो यहाँ रोजगार लॉजिक लिखा है और डॉट लिखा है जो लास्ट है स्ट्रिंग के लास्ट में तुम्हें एक्सक्लामेशन मार्क्स ऐड करना है, एक्सक्लामेशन मार्क्स लास्ट में क्या करना है, ऐड करना है। तो काफी सारे लोग यहाँ लास्ट में ऐड हुआ है और फिर यहाँ डॉट है, इसको टिक कर देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा, यहाँ एक्सक्लेमेशन नहीं है, गलत। इसका मतलब यह है जैसे स्ट्रिंग डॉट बैक फंक्शन अपन कॉल करते हैं तो जो स्ट्रिंग के सबसे लास्ट में है, जैसे अगर मैं यहाँ रोजगार लॉजिक तो क्वेश्चन है डॉट यहाँ लिखता हूँ और जैसे स्ट्रिंग डॉट बैक लिखता हूँ मतलब जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है उसके जगह पे क्या लिख दो, एक्सक्लेमेशन, तो यहाँ एक्सक्लेमेशन लिखा जाएगा, तो आंसर हमें ए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, फिर से हमारे पास एक सी प्लस प्लस का क्वेश्चन है, आउटपुट बेस्ड क्या लिख रहा है, इंट n इज इक्वल टू 5 वाइड p, एक पॉइंटर है जिसमें n के एड्रेस को हमने रख दिया है, हमने क्या किया इसमें n के एड्रेस को रख दिया और फिर हमने क्या किया है, एक पाई पॉइंटर बनाया है जिसमें स्टैटिक कास्ट इंट पॉइंटर p के वैल्यू को हमने रखा है और फिर पाई मैं प्रिंट कर रहा हूँ, इसका आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा, आंसर हमारा क्या होगा। तो देखो जो n का वैल्यू है, n का वैल्यू आंसर वही होगा क्योंकि जो स्टैटिक कास्ट होता है, स्टैटिक कास्ट एक क्या होता है, एक टाइप कन्वर्जन है, टाइप कन्वर्जन जो क्या करता है, कास्ट बैक टू ओरिजिनल, जो ओरिजिनल वैल्यू होता है उसी में कर देता है, जो ओरिजिनल वैल्यू जो 5 था तो 5 ही हमारा प्रिंट हो जाएगा। जो स्टैटिक कास्ट होता है क्या करता है, जो ओरिजिनल वैल्यू होता है उसी में वापस कास्ट कर देता है, इसीलिए जो वैल्यू पहले रहता है वही वैल्यू हमारा देखने को मिलता है। बाकी जो हमारे पास पॉइंटर है ये सिर्फ डराने के लिए लिखा गया है, इसका कोई मतलब नहीं है। चलो बहुत भयंकर क्वेश्चन है, हमारे पास एक ट्राई ब्लॉक है, ए ट्राई के लिए एक कैच है, इस ट्राई के लिए हमारा एक कैच है, ध्यान समझना है, और ये जो ट्राई है इसके लिए एक कैच। ये ट्राई है, जैसे मैं ट्राई के अंदर घुसा तो फिर मैं यहाँ नहीं जा पाऊंगा क्योंकि इसके अंदर फिर से ट्राई है, थ्रो 20, अगर कोई भी एक्सेप्शन थ्रो होगा, जैसे थ्रो हो रहा है, थ्रो हुआ एक्सेप्शन तो मतलब कैच करने वाला कोई भी हमारे पास जो ब्लॉक है वो कैच करेगा, वो क्या करेगा कैच, तो कैच किया तो क्या करेगा इनर कैच को प्रिंट कर देगा, आउटर हो जाएगा नहीं, इनर कैच को प्रिंट हमारे पास कर दिया। फिर थ्रो कर रहा है तो जो जो अब इस ट्राई के अंदर फिर से थ्रो किया तो फिर से इसका जो कैच स्टेटमेंट होगा वो कैच करेगा, तो आउटर कैच, मतलब इस केस में बी हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा देखो जो ट्राई होता है और जो कैच होता है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यूज होता है। ट्राई में क्या होता है, हम रिस्की कोड को लिखते हैं, रिस्की कोड को, हमें पता चलता है कि अगर इसमें कुछ एक्सेप्शन आ सकता है, कुछ एरर इसमें आ सकता है,
तो उस कोड को हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। बाकी जो एक्सेप्शंस हमें थ्रो करवाने होते हैं, जो एक्चुअल में चीजें प्रिंट करनी होती है, वो लिखते हैं हम कैच ब्लॉक के अंदर। और एक कीवर्ड और होता है फाइनली। ये क्या होता है सर? ट्राई में कोई भी एक्सेप्शन आए, कैच उसको हैंडल कर रहा है, या फिर एक्सेप्शन नहीं आए तो कैच प्रिंट नहीं होगा। लेकिन फाइनली किसी भी केस में, हर एक केस में फाइनली हमारा प्रिंट होता है। नेक्स्ट, हमारे पास एक काफी भयंकर क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है, इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास मेन फंक्शन यहां से शुरू हो रहा है, इंट x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 2 है, इंट n का वैल्यू फ्लोट में 5.0 है, m का वैल्यू 2.0 है। ऑपरेट एक फंक्शन है जिसमें x और y को हम डाल रहे हैं। तो x y क्या है? 5 और 2, मतलब यहाँ से 5 और 2 को हमने डाल दिया। ऑपरेट एक्स वाई, तो इंटीजर वाला a है, ऑपरेट x और y a और b में कन्वर्ट हो गया, और रिटर्न क्या करेगा? a इंटू बी, मतलब दोनों हमारे पास इंटीजर है, यहाँ भी इंटीजर है, तो इस फंक्शन में जाएगा। और 5 गुने 2 10, 10 हमारा प्रिंट हमें नजर आएगा, 10 प्रिंट हो गया। तो इस केस में आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 10। फिर से ऑपरेट हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है जिसमें एन एम, एन का वैल्यू कितना है? 5.0, एम का वैल्यू कितना है? 2.0। और फिर हमारा जाएगा, तो यहाँ नहीं जाएगा, इंट ए और बी में नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों फ्लोट टाइप का है। फ्लोट टाइप का है तो इसमें जाएगा फ्लोट ए फ्लोट बी, और फिर ए डिवाइडेड बाई बी, मतलब 5 डिवाइडेड बाई 2.0, तो क्या हो जाएगा? 2.5, और इसी को रिटर्न कर देगा। तो इस केस में हमारा आंसर 2.5 हमें देखने को मिलेगा। तो 10.0 नहीं हो पाएगा, सिर्फ 10 होगा, गलत, सिर्फ 10 होगा और 2.5 होगा, सही। 10.0 नहीं होगा और 5.0 नहीं होगा। इस केस में आंसर हमारे पास बी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग C++ कोड स्निपेट। हमारे पास एक एरे दिया गया है, हमें क्या करना है? एरे के एलिमेंट को प्रिंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। जो एरे के एलिमेंट है उनका सम बताना है, क्योंकि ये एरे के सम का कोड हमारे पास लिखा गया है। एक एरे दिया गया है, फिर एक वेरिएबल n दिया गया है, रिजल्ट दिया गया है, रिजल्ट में उसके वैल्यू को ऐड करके रखा गया है, और फिर से रिजल्ट को प्रिंट करने के लिए बोला है। तो हमारा जो n है लेस देन 8 बार चलेगा। कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, मतलब 7 बार चलेगा। तो प्रिंट कर देगा, क्या करेगा? 0 + 2, 2 4 6 6 12 7 19 5 24 और 3 27। इसका आंसर हमारे पास 27 देखने को मिलेगा। फिर से हमारे पास एक कोड है, इसका आंसर क्या होगा? C++ का कोड दिया गया है, स्ट्रिंग हमारे पास रोजगार लॉजिक्स है। साइज i = 0 से लेके इसके लेंथ तक चलेगा i++, और हमें क्या करना है? स्ट्रिंग 8i-1, पहले हमारा 0 है तो 0 - 1 = -1, एन -1 जो लेंथ है, -1 जो इंडेक्स है, जो -1 इंडेक्स है, उस पर हमें प्रिंट करना है। और जैसे ही -1 पे हम प्रिंट करेंगे पहली बार में, अगर देखो यहाँ अगर 1 से शुरू होता, 1 से 1, तो 1 - 1 0 हो जाता, तो फिर 0 पे हमारा प्रिंट होता है, क्योंकि जो स्ट्रिंग का अगर मैं इंडेक्सिंग की बात करूं, इंडेक्सिंग की, तो 0 1 2 3 4 5, जो कैरेक्टर हो, एरे हो, स्ट्रिंग हो, जो इसका इंडेक्स होता है एरे का या फिर स्ट्रिंग का, वो 0 से शुरू होता है। -1 पे यहाँ कुछ नहीं होता है, -1 इंडेक्स होता ही नहीं, मतलब 0 से शुरू होता है। अगर यहाँ 1 रहता, अगर यहाँ 1 रहता तो 1 - 1 0 हो जाता, तो फिर 0 पे हमारा जो वैल्यू रहता, अगर मान लेता हूँ रोजगार लॉजिक है, तो R प्रिंट होता, राइट, या फिर एक एक करके प्रिंट होता, तो पूरा का पूरा जो हमारा कैरेक्टर है सारा प्रिंट हो जाता। लेकिन यहाँ पहली बार में 0 लिखा है, तो 0 - 1 यानी -1, और जैसे -1 आएगा तो क्या एक्सेप्शन थ्रो कर देगा? आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, क्योंकि हमारे ये बाउंड्री के अंदर है ही नहीं, आउट ऑफ बाउंड, आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, मतलब एरर आ जाएगा। और एरर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? इस केस में रन टाइम एरर, कोई भी प्रिंट हमारे पास नहीं होगा। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग C++ कोड। हमारे पास एक मेन फंक्शन दिया गया, इंट argc कंस्टेंट, और जो हमारे पास क्लास A है उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, और कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया है, और फिर हमने डिलीट किया। तो जैसे अपन डिलीट करते हैं डिस्ट्रक्टर कॉल होता है, जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। और इस हमने 5 बनाया है, मतलब 5 बार हमारा कॉल करना होगा।
सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाएगा? नहीं। कंस्ट्रक्टर कॉल्ड 5 टाइम्स देन डिस्ट्रक्टर कॉल्ड 5 टाइम्स, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड 5 टाइम्स देन डिस्ट्रक्टर कॉल्ड वंस। इसका आंसर हमें क्या होगा? इसका आंसर होगा कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों 5 बार चलेगा और दोनों 5 बार इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर क्या होता है सर? कंस्ट्रक्टर होता है एक स्पेशल फंक्शन जिसका नेम सेम होता है क्लास के नेम की तरफ, जैसे क्लास का नेम एम है, ए है, और इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, ना ही वाइड। वाइड भी इसका रिटर्न टाइप नहीं होता है। ये सारे के सारे कोर्सेज में हमने आपको पढ़ाए हैं। आंसर क्या हो जाएगा इस केस में? बी। What will be the output of the following? Which of the following feature of oops is not listed here? अच्छा, int I। अब int I हमने लिखा है मतलब हमने इसको प्राइवेट बनाया है। क्लास बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है, प्राइवेट बनाया है मतलब हमने क्या किया है? प्राइवेट बना दिया है मतलब हमने क्या किया है? इनकैप्सुलेशन को यूज कर लिया है। इनकैप्सुलेशन को प्राइवेट बनाया है तो हमने एब्स्ट्रैक्शन को भी यूज कर लिया है, कुछ डेटा हमने हाइड कर दिया है। अच्छा, और यहाँ क्लास बी है जो क्लास ए को इनहेरिट कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है, डिराइव कर रहा है, मतलब हमने इनहेरिटेंस को भी यूज कर लिया है। लेकिन एक ही फंक्शन को हमने बार बार अलग अलग काम के लिए यूज नहीं किया है, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म जो कंसेप्ट है वो मुझे यहाँ मिसिंग लग रहा है। पॉलीमॉर्फिज्म, बाकी सारे के सारे एब्स्ट्रैक्शन भी यहाँ है, इनकैप्सुलेशन भी है प्राइवेट मेंबर्स, और इनहेरिटेंस तो साफ साफ यहाँ दिख रहा है, और ये दोनों भी साफ साफ यहाँ दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ प्राइवेट बनाया है। तो इस केस में आंसर हमारा पॉलीमॉर्फिज्म होना चाहिए, तो नहीं है, तो नॉन ऑफ दिस, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म हमारा यहाँ मिसिंग है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग C++ कोड? इस फॉलोइंग C++ कोड का आउटपुट क्या होगा? अब देखो यहाँ आप देख पा रहेंगे, यहाँ आप एक चीज देख पा रहेंगे, क्लास ए है, उसके अंदर इंट ए है और एक कंस्ट्रक्टर है, और क्लास की जो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है वो होती है प्राइवेट। और ये चीज मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास एक वेरिएबल भी प्राइवेट है और जो कंस्ट्रक्टर है वो भी प्राइवेट है, दोनों हमारा प्राइवेट है, और दोनों प्राइवेट है तो प्राइवेट मेंबर्स को हम आउटसाइड द क्लास इससे एक्सेस नहीं कर सकते हैं, इसके ऑब्जेक्ट को या फिर इसको कॉल नहीं कर सकते हैं, इसके आउटपुट को प्रिंट नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में जो आंसर है हमें कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगा। कंस्ट्रक्टर ए और वेरिएबल्स दोनों हमारे पास क्या है? प्राइवेट है। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस इफ द फॉलोइंग C++ स्टेटमेंट इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूट? जो C++ का स्टेटमेंट है, अगर इसको कंपाइल कर रहे हैं, इंट पॉइंटर इक्वल टू नल और फिर डिलीट पॉइंटर, तो पॉइंटर को हम नल से असाइन कर सकते हैं और पॉइंटर को डिलीट कर सकते हैं, मतलब जो प्रोग्राम है वो कंपाइल और एग्जीक्यूट हो जाएगा सक्सेसफुली, इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा। इसी कोड को अगर मैं पॉइंटर बना रहा हूँ, न्यू इंट को मैंने एक पॉइंटर बना दिया, इनिशियलाइज कर दिया, और फिर मैं डिलीट कर रहा हूँ, 2 बार डिलीट कर रहा हूँ, तो एक बार अगर मैं डिलीट कर रहा हूँ तब तो हो जाएगा, एक बार जैसे मैंने डिलीट किया तो काम हो जाएगा, लेकिन जैसे मैं दोबारा डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार मैंने बनाया, डिलीट किया, डिलीट हो गया, फिर से मैं उसी चीज को डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ जो डिलीट हो चुका है, तो इस केस में अनडिफाइंड बिहेवियर हमें देखने को मिलता है कि यह बिहेवियर तुम्हारा सही नहीं है। हमारे पास एक फिर से फंक्शन आ रहा है, व्हाट हैपेंस इफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड इन C और C++। तो अब यहाँ इसको ध्यान से देखने की जरूरत है, राइट? ठीक है, इसका आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा? हमारे पास इंट फू फंक्शन है और यहाँ इंट मेन है। देखो यहाँ क्या करना है, हमें पता है कि पहले हम क्या लिखते हैं, इंट, अगर फू यहाँ लिखेंगे, इसका बॉडी लिखेंगे, और फिर इंट मेन यहाँ लिखेंगे, इंट मेन इसके नीचे लिखते हैं, क्योंकि क्या होता है, ए फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर इट इज यूज्ड। हमने क्या किया है, फंक्शन को यहाँ डिक्लेयर नहीं किया है, उसको यूज कर लिया है। पहले मेन फंक्शन है, फू को हम कॉल कर रहे हैं, तो फू एक कहाँ जाएगा, कौन सा फंक्शन है? हम क्या करते हैं जनरली, पहले फंक्शन को हम बना लेते हैं, डिक्लेयर कर लेते हैं, और फिर उसको मेन फंक्शन के अंदर से कॉल करते हैं। यहाँ मेन फंक्शन के अंदर से डायरेक्ट कॉल कर दिया है, क्योंकि जो लैंग्वेज है ऊपर से एग्जीक्यूट होते हुए आ रहा है, तो पहले हमने क्या किया है, फंक्शन को कॉल कर दिया है,
और पहले फंक्शन को हम कॉल नहीं कर सकते हैं, पहले फंक्शन को हमें डिक्लेयर करना होता है, डिफाइन करना होता है, फिर हम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो इसके आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास एरर आ जाएगा। सी प्लस प्लस में तो एरर आ जाएगा, लेकिन सी में भी वार्निंग आएगा। एरर इन बोथ नहीं, वार्निंग इन बोथ सी नहीं। सी प्लस प्लस तो तुरंत काटेगा। सी प्लस प्लस एक बार के लिए वार्निंग दे देगा कि फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर इट इज यूज्ड, लेकिन सी प्लस प्लस क्या करेगा, तुरंत एरर थ्रो करेगा, बोले कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। वही चीजें अगर यही चीजें ऐसे लिखी रही, ऐसी जैसे इंट हु, और इसके अंदर हमारा प्रिंट हेलो लिखा रहेगा, और फिर यहां अगर लिखा रहेगा उसके नीचे, इसके नीचे अगर यहां लिखा रहेगा क्या, इंट मेन, फिर फू को हम कॉल करेंगे, तो फिर हमारा दोनों में चल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी। नेक्स्ट, पहले मैं थोड़ा सा जलपान करता हूं, तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड। ये जो कोड है आपको काफी सारी चीज समझाएगा, ध्यान समझना है। हमारे पास एक ग्लोबल वेरिएबल है इंट एक्स इक्वल टू 1, फिर मेन फंक्शन है, फिर इंट एक्स इक्वल टू 2 लोकल वेरिएबल, और फिर इंट एक्स इक्वल टू 3 है, ये उससे भी लोकल है, इस ब्लॉक के लिए है। जो इंट एक्स इक्वल टू 3 है वो सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर यूज होगा, जो इंट एक्स इक्वल टू 2 है वो सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर यूज होगा, और जो इंट एक्स है वो पूरे पूरे प्रोग्राम में यूज हो पाएगा। तो हमें क्या करना है, सी आउट स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एक्स। अब देखो, अगर यहाँ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर करके एक्स को प्रिंट किया है, अगर यहाँ सिर्फ एक्स को प्रिंट किया है तो आंसर क्या होगा। अगर सिर्फ एक्स को प्रिंट करना है तो जो इसके लोकल में वेरिएबल है एक्स, आउटपुट 3 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर दिया है, मतलब इसके स्कोप को रिजोल्व करने के लिए दिया है, और जैसे ही किसी भी ब्लॉक के अंदर हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करते हैं तो डायरेक्टली ग्लोबल वेरिएबल को पॉइंट आउट करता है। मतलब इस केस में जो हमारा आउटपुट है वह ग्लोबल वेरिएबल होगा x इक्वल टू 1। तो आंसर हमारा ए देखने को मिलेगा। बहुत ध्यान समझना है, जैसे ही स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर किसी भी ब्लॉक के अंदर हम लिखते हैं तो उसका सीधा मतलब है कि जो ग्लोबल स्कोप में वेरिएबल को हमने डिफाइन किया है, जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको प्रिंट आउट करो, राइट। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड। हमारे पास एक इंट मेन फंक्शन है, फिर हमने क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है ए। जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो तुरंत एरर थ्रो कर देगा। क्यों एरर थ्रो क्यों करेगा, क्योंकि प्राइवेट डिस्ट्रक्टर्स का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। जो यहाँ डिस्ट्रक्टर हमारे पास है वो प्राइवेट है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो क्लास की प्रॉपर्टी होती है वो होती है प्राइवेट। इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। काफी सारे लोग क्या करेंगे, तुरंत डिस्ट्रक्टर कॉल यहाँ आंसर मार देंगे, और देखेंगे ही नहीं कि यहाँ यार पब्लिक लिखा ही नहीं, यहाँ पब्लिक लिखा ही नहीं है। पब्लिक नहीं लिखा मतलब क्या है, प्राइवेट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है, और प्राइवेट डिस्ट्रक्टर का या फिर किसी भी चीज का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। तो इस केस में एरर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड। इस सी प्लस प्लस कोड का आउटपुट हमें क्या देखने को मिलेगा। आपको पता है कि हमारे पास इंट एक्स एक 100 साइज का हमारे पास एरे यहाँ डिफाइन किया गया है एरे, और हमें एक्स 99वां जो लास्ट वैल्यू उसको करना है। तो आपको पता है अगर सी प्लस प्लस में अगर आप कितना भी बड़ा एरे को डिफाइन कर दिए, अगर आपने उसमें कुछ वैल्यू नहीं डाला है तो सारा वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 से इनिशियलाइज हो जाता है। अगर आपने कोई भी वैल्यू नहीं डाला है तो बाय डिफॉल्ट 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा, और इस केस में आंसर हमारा बी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस इफ वी रन द फॉलोइंग कोड इन सी एंड सी प्लस प्लस। इस कोड को हम दोनों लैंग्वेज में रन करते हैं तो आउटपुट हमारा क्या देखने को मिलेगा, आउटपुट हमारा क्या देखने को मिलेगा। देखो, जो सी होता है स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शन डिफाइन करना अलाउड नहीं है। जो सी लैंग्वेज है, अगर मैं सी लैंग्वेज की बात करूं
जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर आप फंक्शन को डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर इसके अंदर आप फंक्शन को डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। सी में द प्रोग्राम गिव्स एन एरर इन केस ऑफ सी बट रन्स परफेक्टली इन केस ऑफ सी प्लस प्लस। मतलब सी में ऐसा नहीं कर सकते हो, सी प्लस प्लस में कर सकते हो। फंक्शन के अंदर फंक्शन जो होता है स्ट्रक्चर के अंदर आप सी प्लस प्लस में नहीं कर सकते हो, ये इसका रूल है, इसको याद कर लो। जो सी प्लस प्लस होता है उसमें आप कर सकते हो, लेकिन सी लैंग्वेज में आप स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शन को डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? बी। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड। हमारे पास एक काफी भयंकर क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा? ठीक है, तो देखो जैसे हमारे पास, पहले मेन फंक्शन में जाऊंगा, इंट ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 10 है, इंट के बुल एक्स इक्वल टू ट्रू मतलब 1 है, बुल वाई बुल दिया है, यहाँ देखो बुल दिया है, बुल एफ ऑफ ए इंटू बी, ए इंटू बोल रहा हूँ ए कॉमा बी, तो ए का वैल्यू कितना है यहाँ 5, बी का वैल्यू कितना है यहाँ 10। इन दोनों को मैं सेंड करूंगा, एफ फंक्शन में जाएगा, एफ फंक्शन यहाँ है, तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 10 आएगा। क्या जो p है मतलब 5, क्या जो 5 है 10 से बड़ा है? नहीं, तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, रिटर्न कर देगा q, q का वैल्यू क्या है 10, 10 रिटर्न करेगा, 10 रिटर्न करेगा तो 10 यहाँ आएगा, 10 यहाँ आएगा y में। लेकिन ये तो बुल है, ये तो बुल टाइप का है, बुल टाइप का है मतलब कोई भी वैल्यू है, जीरो के अलावा एम्प्टी के अलावा कोई भी वैल्यू है तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि इसने 10 को रिटर्न किया है और 10 बुल में स्टोर नहीं हो सकता है, बुल में या तो 0 या फिर 1 होगा। बुल क्या करेगा? 10 कोई वैल्यू है मतलब 1 को स्टोर कर लेगा, तो इस केस में जो y है हमारा 1 बन गया, y 1 बन गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, आप ध्यान समझो, k में क्या करना है? a इंटू बी। अब k में हमें क्या करना है? a इंटू बी, तो a और b वैल्यू दिया गया है, तो a इंटू बी अगर मैं करता हूं a इंटू बी तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 5 गुने 10 बराबर 50, 5 गुने 10 बराबर क्या हो गया हमारा? 50। तो a इंटू बी हमारा 50 स्टोर हो गया, प्लस यहाँ प्लस है x, x का वैल्यू क्या है? ट्रू, ट्रू मतलब 1, y का वैल्यू क्या है? y का वैल्यू यहाँ आ गया है 1, 1 मतलब x प्लस y का वैल्यू 2 है, तो a इंटू बी प्लस एक्स प्लस वाई, तो 50 आ चुका है पहले से, और x प्लस वाई का वैल्यू 2 है मतलब 52, 52 इस केस में आंसर हमें देखने को मिलेगा। काफी सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ y का वैल्यू 10 ले लेंगे, यहाँ 10 ले लेंगे और फिर चक्कर खा जाएंगे। जैसे y का वैल्यू 10 लेंगे तो 10 प्लस 1 11, तो आ जाएगा इसका 61 वैल्यू आने लगेगा, लेकिन एक्चुअल में आंसर इसका 52 है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं काफी ट्रिकी होते हैं, इसको ध्यान से समझना है। नेक्स्ट, इवेलुएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशंस को इवेलुएट करो। अब देखो यहाँ फॉल्स दिया है, फॉल्स मतलब क्या होता है? 0 एम्परसेंड एम्परसेंड, ट्रू का मतलब 1, फिर डबल पाइपलाइन, फिर यहाँ फॉल्स का मतलब 0, फिर डबल पाइपलाइन फॉल्स, ट्रू का मतलब 1। अब देखो एम्परसेंड एम्परसेंड मतलब लॉजिकल एंड, मतलब दोनों ट्रू है तो ट्रू नहीं तो 0, दोनों ट्रू है तो ट्रू नहीं तो 0, तो क्या हो जाएगा? 0 0 0। अब पाइपलाइन है, पाइपलाइन है मतलब एक भी सही होगा तो सही, अगर 0 है तो 0, फिर 0 प्लस 1, फिर पाइपलाइन है मतलब एक भी ट्रू है तो ट्रू मतलब 1, तो 1 हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, गिवन द वेरिएबल्स p q are of char type and r s t are of int type, select the right statement। p q और char type, अगर मैं यहाँ कैरेक्टर लिखूं तो p और q, अगर मैं यहाँ इंटीजर लिखूं इंटीजर तो r s t, तो अगर मैं t का वैल्यू निकालता हूँ इंटीजर में, अगर मैं इंटीजर t का वैल्यू निकालता हूँ तो r इंटू एस, r कहाँ है? इंटीजर है, r इंटू एस हो सकता है, ठीक है, डिवाइड बाई आर प्लस एस, आर प्लस एस भी कर सकते हैं, बिल्कुल इंटीजर में वैल्यू निकाल सकते हैं। टी का वैल्यू निकालता हूँ पी इंटू क्यू, पी इंटू क्यू में कर सकता हूँ डिवाइड बाई आर इंटू एस, पी इंटू क्यू में इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्काई वैल्यू है वो हमारा यहाँ कम इनटू पिक्चर,
तो इस केस में P इंटू क्यू भी मैं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यार P इंटू क्यू नहीं होगा, इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग स्काई वैल्यू हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो स्काई वैल्यू है उसको हम रख लेंगे, तो इस केस में भी ये भी हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। दोनों हमारे पास सही देखने को यहाँ मिल रहा है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड। ये जो क्वेश्चन है 90% बच्चे इस क्वेश्चन को गलती करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ लिखा है इंट x इक्वल टू -1 और फिर दिया है अनसाइंड इंट y इक्वल टू 2। अब लिखा है x अगर y से ग्रेटर है तो x इज ग्रेटर प्रिंट करो, अगर x y से लेसर है तो y इज ग्रेटर प्रिंट करो। काफी सारे लोग क्या बोलेंगे, जो x है वो -1 है और y है क्या है 2, मतलब जो x है वो ग्रेटर नहीं है तो y इज ग्रेटर। इस केस में आंसर y इज ग्रेटर को टिक कर देंगे और बोलेंगे भैया मैं एग्जाम में सही टिक करके आता हूं, पता नहीं आंसर मेरा गलती कैसे हो जाता है। ठीक है, तो अभी क्या समझना है कि इन का वैल्यू यहाँ -1 है और जो y है वो अनसाइंड है। अनसाइंड जो y किस में है, वो अनसाइंड में है। तो अनसाइंड में इसका जो -1 का वैल्यू होता है वो काफी बड़ा होता है। अगर -1 का वैल्यू अगर आप अनसाइंड में देखोगे तो मैक्सिमम पॉसिबल जो वैल्यू हो सकता है, अगर 8 बिट में इतना, 16 बिट में इतना और 32 बिट में इतना, तो जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकता है अलग अलग कैटेगरी ऑफ बिट्स में, उसको हम रखेंगे। तो अगर आप 2 को देख रहे हो तो अगर आप 8 बिट से भी कंपेयर कर रहे हो तो 255 है जो काफी ग्रेटर है। तो इस केस में x इज ग्रेटर, इसका एक्चुअल आंसर हमें देखने को मिलेगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड। एक फ्लोट f1 दिया है 0.5, डबल f2 0.5। अगर f1 जो है वो इक्वल टू है क्या 0.5 f के, क्या इक्वल है, क्या इक्वल है? देखो f1 कितना दिया है 0.5, 0.5 जो f1 है 0.5 है और जो 0.5 f है 0.5 f, मतलब ये भी फ्लोट ही है और ये भी फ्लोट है, मतलब इक्वल है। दोनों फ्लोट है मतलब क्या है, इक्वल। अगर वही एक डबल रहता तो इक्वल नहीं होता, क्योंकि डबल में प्रिसिएशन काफी ज्यादा होता है। यहाँ सिर्फ एक्सप्लिसिटली लिख दिया है f, मतलब फ्लोट है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को समझो। इस क्वेश्चन को करना आसान नहीं है, ध्यान से समझने की जरूरत है। हमारे पास 2 वेरिएबल दिया है, इनिशियलाइज किया गया है, इनिशियलाइज बोले तो डिक्लेयर किया गया है। हमारे पास यहाँ 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, इंट आई और इंट जे का वैल्यू 10 हमारा इनिशियलाइज कर दिया गया। हमें क्या करना है, आई के वैल्यू को प्रिंट करना है। तो यहाँ जे प्लस प्लस, अगर प्लस प्लस बाद में रहे तो पहले वैल्यू को यूज कर लो, बाद में बढ़ाना। तो वैल्यू को यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10, यहाँ 10 हो जाएगा और फिर 10 होगा, लेकिन जैसे यहाँ आएगा तो 11 हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको बढ़ा दिया। पहले यूज करना है फिर बढ़ाना है, तो हमने यूज कर लिया फिर से बढ़ा दिया, अभी 11 हो गया, 11। तो 11 प्लस यहाँ 100 कितना हो गया, 111। जे का वैल्यू यहाँ 11 हो गया है, जे का वैल्यू यहाँ क्या हो गया, यहाँ 11। अच्छा 11 हो गया और फिर यहाँ अब जे का वैल्यू 11 हो गया है, मतलब 9 1 10 के 0 1 9 10 9 9 1 10 के 0 1 9 10 के 0 1 9 1, मैं कैसे कर रहा हूँ, 999 है ना, 999 प्लस 1 1000, मतलब 1010। तो 1010 मैं क्या कर देखो इसको, छोटी छोटी क्वेश्चन गलती हो जाती है। 9 1 10 के 0 1, 9 1 10 1 11 के 1, फिर 1 9 1 10, ऐसे होगा 10 10। तो देखो जो आई का वैल्यू है, चूंकि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है, तो सबसे लास्ट में जो वैल्यू अपडेट होता है वही आंसर होता है। तो 1010 इस केस में हमारा सी आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, फिर हमारे पास एक काफी भयंकर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना है। इंट एक्स और वाई लिखा है, एक्स का वैल्यू 5 है, वाई का वैल्यू क्या है प्लस प्लस एक्स। तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस एक्स मतलब 6 इंटू फिर प्लस प्लस एक्स 7, मतलब कितना हो जाएगा। अगर मैं इसको लिखूं तो y का वैल्यू प्लस प्लस एक्स मतलब प्लस 6 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, 7 6 42। तो x का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 5, x का वैल्यू 5 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 बढ़कर 7 हो गया है 7, और y की वैल्यू 42 742। फिर y का फिर x का वैल्यू हमारा 5 इनिशियलाइज हुआ फिर से,
तो प्लस यहाँ 5 ही रहेगा, इंटू बढ़ के 6 हो गया, और फिर प्लस प्लस है 7 हो गया, 7, तो 7 पचे 35, 35, और फिर एक्स वैल्यू प्रिंट करो तो एक्स वैल्यू हमारा कितना हो गया है, बढ़ के यहाँ 7 हो गया है, तो 7, और वाई का वैल्यू कितना हो गया है हमारे पास 35, 735, तो 742, 735, 742, 735। अब काफी सारे लोग कहेंगे भैया 742, 735 ऑप्शन बी में है हमारा ठीक। तो देखो, अगर आप आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में करते हो तो आपके जो प्रेसिडेंस लेवल है या फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लेवल है उसको चेक करने के लिए जो लॉजिक है इसलिए क्वेश्चन दिए जाते हैं। लेकिन एक ही वेरिएबल को बार बार इंक्रीज करना सी प्लस प्लस के स्टैंडर्ड के खिलाफ है, तो इस केस में आंसर अनडिफाइंड बिहेवियर हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर अनडिफाइंड बिहेवियर नहीं है तो फिर आप इसके थ्रू जा सकते हो। तो जो एग्जामिनर है आपके जो क्वेश्चंस सॉल्व करने की एबिलिटी है उसको चेक करना चाह रहा है, लेकिन एक ही वेरिएबल को बार बार वैल्यूज का इंक्रीज करना डिक्रीज करना वो सी प्लस प्लस के खिलाफ है। जो सी प्लस प्लस के स्टैंडर्ड क्या बोलता है, if a scalar object is modified more than once between sequence point or modified and accessed without an intervening sequence point, the behavior is undefined। ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड। ये जो क्वेश्चंस हैं काफी इंपॉर्टेंट है। नम इक्वल टू क्या दिया है हमारे पास 10 10 दिया गया, स्क्वायर फंक्शन में हम क्या पास कर रहे हैं, इसका रेफरेंस, इसका एड्रेस पास कर रहे हैं, मतलब 10 का एड्रेस हमारे पास यहाँ आएगा 10, 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11 गुने एक्स वैल्यू यहाँ 10 ही है, मतलब 110। ये जो पॉइंटर है वो सिर्फ आपको खेलने के लिए दिया है, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमने रेफरेंस पास किया है इसलिए पॉइंटर है जो रेफरेंस को कैरी करता है, एड्रेस को, इसलिए दिया है। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 110। सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर से रिकमेंड करूंगा, अगर आपने कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप कोर्स को ज्वाइन करके अच्छे से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। एक वीडियो को 2 से 3 बार देख सकते हैं, मॉक टेस्ट को 2 से 3 बार दे सकते हैं, मतलब सारे जो ओवरऑल मटेरियल्स हैं उसको 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर काफी ज्यादा